हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। मैं आपका टीचर, आपका मेंटर, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर। और आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक नया लेक्चर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे। और आज हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। डेफिनेटली कल जहां खत्म किया था वहीं से आज शुरुआत होगी। और मैं बिल्कुल आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे डीपीपीस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सो आज के जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ये मैं आप लोगों को शुरू कराऊंगा। मतलब हम कल डिस्कस कराया था, फिर मैंने कहा था कल क्वेश्चन थोड़े कम रह गए, थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, फिर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो यही आज का चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इजी पीसी क्वेश्चन, लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है ना ये। देखो कैसा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है a current of 5 ampere is flowing in a wire of length 1.5 meter. A force of 7.5 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of current. So यहां आप लोगों को एक करंट कैरिंग कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बना रहा है। तो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई मान लो ये मेरा कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसमें मान लो करंट जा रहा है कुछ आई, और यहां से हम लोगों को ये एंगल ढूंढना है थीटा। पहले सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला सोचो। क्या फोर्स का फॉर्मूला होता था? फोर्स का फॉर्मूला होता था BIL साइन थीटा। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने फोर्स का, है ना, BIL साइन थीटा। सो फोर्स कितना दिया आपके सामने? 7.5। मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो हमें दे रखी है 2। करंट दे रखा है क्या हमें सवाल में? चेक करो, करंट दे रखा है। करंट, हाँ सर 5 एम्पियर अपना करंट हो गया। अब लेंथ की बात करो, लेंथ कितनी है? 1.5, जिसको आप 3/2 कह सकते हो। और इसी के साथ साथ साइन थीटा। तो अपनी जो नजर है ना वो इस थीटा पे है। जैसे आप देखते हो ना, अर्जुन की नजर हमेशा उस पे चिड़िया पे रहती थी, तो वही है, इस पे नजर है अपनी, ठीक है। सो डेफिनेटली यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 15। तो यहां से आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाएगा अपना साइन थीटा, है ना, ये आ जाएगा अपना साइन थीटा। तो साइन थीटा जो अपना आ गया वो आ गया 1/2। यहां से जो थीटा आ गया वो कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। सो यस ऑफ कोर्स जो हमारा आंसर आ गया वो 30 डिग्रीज आ गया। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। सो आप देख सकते हो इस तरीके से सवाल पे अप्रोच आप कर सकते हो। ये सवाल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, पर हाँ इस तरीके के सवाल के लिए आप लोग तैयार रहेंगे एग्जाम में। इसके बाद हम लोग करते हैं अगले सवाल पे चर्चा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब आप लोगों को यहाँ एंगल दे दिया और फोर्स निकालना है, बिल्कुल उसका जुड़वा भाई जो पहले क्वेश्चन किया था। अब क्या कह रहा है बोलो? अ कंडक्टर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.02 टेस्ला। तो भैया जो चीजें पता है ना उनको पहले लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला है, इसको लिख लिया। जो हमारी लेंथ है उसको हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे, कर सकते हो ना, 0.1 मीटर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो एंगल होता है ये भी दिया गया, ये कितना दिया गया? 30 डिग्रीज। तो हम लोगों को एंगल भी दे दिया, है ना, एंगल भी दे दिया, सब कुछ तो सर इसने दे दिया। अब तो सर सिर्फ फॉर्मूला ही बचा है। करंट भी लिख लेते हैं, जब सब कुछ लिख दिया तो करंट भी लिख देते हैं। करंट हमें 5 एम्पेयर दिया है। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। अब जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर मुझे बता दो। अब इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल, अब आप आराम से कर सकते हो। B की जगह डालोगे 0.02, इसकी जगह क्या डालोगे? I की जगह डालोगे 5 और L की जगह डालोगे 0.1 और साइन 30 यानी कि 1/2। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा, बोलो फटाफट, देखो ध्यान से। यहां से कितना आ जाएगा? ये आप इसको लिख सकते हो, यहां 0.02 है, यहां 0.1 है, तो आप यहां से लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻, यहां से -2, यहां से -1, तो -3 आ जाएगी, इंटू 5, है ना। और क्या आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखो? इंटू 1/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 × 10⁻³ आ रहा है। किसी का ये आंसर आया? किसी का ये ऑप्शन मैच करा? देखो ध्यान से, डेफिनेटली कर गया होगा। सो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ आ जाएगा। सो डेफिनेटली अपना जो आंसर है फोर्स ही आ जाएगा न्यूटन्स में। क्या ये मैच कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। कर गया था ना, तुम्हारा आंसर आ गया था ना, बिल्कुल आ गया होगा। चलो और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये सर आसान है और अच्छे बढ़िया क्वेश्चन करूं। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंडक्टर ईच लेंथ 110 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। देखो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको इस सवाल को समझाता हूं।
यहां कह रहा है 2 वायर्स हैं। अब ये दोनों वायर्स हैं और दोनों वायर की यहां आपको लेंथ भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 110 सेंटीमीटर। मैं तो 1.1 मीटर लिखूंगा, चलेगा ना? ठीक है ना, 1.1 मीटर लिख देना इसको। यार ऐसा यूनिट में सब कुछ पहले से कोशिश करो। देखो 100 सेंटीमीटर होता तो 1 मीटर होता, तो मैं यहाँ 1.1 मीटर लिख सकता हूँ, है ना? तो भैया पहले से ही गलती सुधार लो। अगर आप पहले 110 सेंटीमीटर लिखोगे, बाद में कन्वर्ट करोगे, तो हो सकता है कोई गलती कर दो। इंसान तो वैसे भी गलतियों का पुतला है ना? थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ गलतियां कर देता है, तो वो गलती बचाने के लिए हम इसको पहले से ही ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद उसने बोला है कि अब आप लोगों से फोर्स पूछ रहा है। अब ईच वायर कैरीज अ करंट 10 एम्पियर। तो अब इसने ये नहीं बोला करंट सेम डायरेक्शन में अपोजिट में है, यानी कि वो अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ फोर्स में इंटरेस्टेड है। तो मान लो भाई दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, मान ले अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, ये आप बताओ। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल? क्या रिपेल करेंगी? नहीं नहीं, अट्रैक्ट करेंगी। अब बोलोगे सर हमने तो अट्रैक्ट ही बोला था, आपको कैसे पता हमने रिपेल बोला है? अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल तुम्हें याद होगा, दोनों में सेम करंट होगा तो अट्रैक्ट करेगी। ऐसा सवाल में दिया नहीं है, मैंने मान लिया क्योंकि सवाल में अट्रैक्शन रिपल्शन पूछा ही नहीं। ठीक है ना, कहीं दिया तो नहीं है भैया? नहीं दिया नहीं है, बस उसने बोला है कि करंट है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेते हैं, खुश रहो। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट भी होता तो फोर्स तो सेम ही आता ना। पर आप एक काम करो, आप बोलोगे कि सर ये वायर की लेंथ 1.1 मीटर है और वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया अपने को? वायर के बीच का सेपरेशन हम लोगों को दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये इनफाइनाइट वायर्स तो नहीं है, क्योंकि आपने कल फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ जो दोनों वायर पे लगेगा, इस पे इधर और इस पे इधर, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में माना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है r, है ना? कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 0.1। यही फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने कल आपको, बिल्कुल। फिर आप कहोगे सर आपने ना यहाँ डेरिवेशन में वायर को इनफाइनाइट लिया था। सर वायर तो इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ तो वायर की लेंथ है ना? बोलोगे ना? देखो इनफाइनाइट चीज कुछ होती नहीं है। एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं किसी भी लेंथ को इनफाइनाइट तब लिख सकते हो जब उससे दूरी, जहां आप चीजें कैलकुलेट कर रहे हो, वो कम हो। कहने का मतलब ये है बेटा, इस पेन को भी आप इनफाइनाइट लेंथ ले सकते हो। मान लो अगर ये पेन आपकी कोई वायर है जिसमें करंट जा रहा है, आप इसकी लेंथ इनफाइनाइट ले सकते हो। वो कंडीशन ये है कि अगर आप इसके बहुत पास मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, यानी कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो इन लेंथ को इनफाइनाइट लिया जा सकता है। तो घबराओ मत, लेंथ कभी भी इनफाइनाइट होती नहीं है। ऐसी कोई तार देखी आपने बिजली की जो इनफाइनाइट लेंथ वाली हो? आप कहोगे सर हाँ, ट्रेन से जाते लंबी लंबी तारें जा रही होती है, पता नहीं कहां से चालू होती हैं, ठीक है ना? पर उनकी भी लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट होगी। कहीं ना कहीं तो शुरू होंगी, कहीं ना कहीं तो वो खत्म होंगी, है ना? बट कहने का यही मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ ये डिस्टेंस 0.1 ये इससे कम है। वैसे पता है ये इतना भी कम नहीं है, पर फिर भी यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर देंगे, क्योंकि और तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। तो आप कहोगे अच्छा सर ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, हम इस लेंथ को इनफाइनाइट मान सकते हैं। अगर ये 1.1 होता और ये भी 1 मीटर होता तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाता, बट अभी 0.1 1.1 से छोटा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ, यानी कि ये फॉर्मूला अपना लग जाएगा। देखो कई बच्चों ने बिना इस चीज को सोचे ये फॉर्मूला लगा दिया होगा, पर मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो, किसके कंपैरिजन में? इस डिस्टेंस के, है ना? सो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या यहां फोर्स निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर फोर्स तो सिंपल हो जाएगा, म्यू नॉट, और यहाँ I1 और I2 सेम है, तो आप लिख दो I स्क्वायर इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पाई और r। तो अगर आप म्यू नॉट की बात करो तो आप बोलोगे म्यू नॉट बाई 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। करंट का स्क्वायर करो भाई, करंट 10 एम्पियर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा। लेंथ की बात करो, चलो लेंथ निकालो जरा, लेंथ कितनी है वायर की? अगर आप ध्यान से देखोगे, अरे ये 1.1, लेंथ कितनी है वायर की? बोलो 1.1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और r की वैल्यू जल्दी से बताओ, r की वैल्यू जल्दी से बताओ। डिस्टेंस कितना है? 0.1। डिस्टेंस कितना है? 0.1। ये डेसिमल उड़ा दो, तो ऊपर क्या बचा? 11, नीचे क्या बचा? 1। ओहो, ये 2 से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। तो ये अपना आंसर आ जाएगा न्यूटन्स में, जो कि मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना? आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। अरे आंसर कौन सा आ रहा है? ये 55 तो नहीं आ रहा ना, 22 ही आ रहा है, गलत लगा भैया। 4th कर दो, लो देखो 1 का 4 बना दिया,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब यहां क्या है, यहां वायर्स नहीं है, यहां उसने बीम ले ली है, चार्जेस की बीम ले ली है। बीम जानते हो, जहां बहुत सारे चार्जेस एक के पीछे लाइन में चल रहे हैं, जैसे स्कूल की लाइन में आप लगते थे ना, एक के पीछे खड़े हो जाते थे ऐसे हाथ करके, ठीक है, लगवाते थे ना टीचर, स्कूल की असेंबली लाइन लगती थी, अरे जब प्रेयर करने जाते थे सुबह, अरे वैसे ही है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के पीछे पीछे चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, तो एक बीम बना रहा है, बीम ऑफ चार्जेस बना रहा है। तो अब यहां क्या बोल रहा है, टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटोन इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस म्यूचुअल फोर्स। कहने का मतलब है प्रोटोन की बीम है भैया, एक प्रोटोन, उसके आगे दूसरा प्रोटोन, उसके आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, और सारे कहां जा रहे हैं, ऊपर। तो एक तरीके से कहो कि सर ये बीम है, मतलब बस वायर की कमी है तो चार्ज, अरे यार वायर के अंदर जब करंट जाता है उसमें भी तो चार्ज ही मूव कर रहा होता है। तो एक तरीके से सर ये प्रोटोन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक तरीके से करंट ही है ऊपर, अरे प्रोटोन ऊपर जा रहे हैं, एक तरीके से करंट ही ऊपर जा रहा है। ऐसी दूसरी बीम हो जाएगी, जैसे यहां बीम मानी है वैसे एक दूसरी बीम हो जाएगी। अरे अरे हाँ, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। ओहो, दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये बीम एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यहां फोर्स लगेगा इधर, यहां फोर्स लगेगा इधर। ये प्लेन ऑफ पेज में ही लग रहा है, मतलब मेरा तो पेज नहीं है, आप तो पेज में ड्रॉ करोगे, ये प्लेन ऑफ बोर्ड में ही लग रहा है, मतलब जहां आप ये बीम को दौड़ा रहे हो उसी प्लेन में ये फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे की तरफ। यानी कि यहां क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, तुम बताओ मुझे, जल्दी से बता दो, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। नाराज हो जाऊंगा मैं गलत आंसर दिया तो। अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन, जल्दी बताओ, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन या रिपल्शन। सर अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि आगे जाके ये दोनों बीम्स आपस में टक 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 टकरा जाएंगी, है ना, आगे जाके इनमें टक्कर हो जाएगी। ठीक है ना, आया समझ में। बट ऐसे टक्कर हो नहीं पाएगी, पता है क्यों? आप सोचो कि सर ऐसा क्यों, टक्कर क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आप ये तो सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से रिपेल भी करेंगे, इसलिए टक्कर नहीं होगी। आया समझ में? ओ अच्छा, ऐसा होगा। लग तो रहा है कि टकरा जाएंगे, पर ये टकराएंगे नहीं। इसका मतलब है ये एक डिस्टेंस तक सेपरेटेड रहेंगे, थोड़ी देर बाद जाके पैरेलल रहेंगे, ये टकराएंगे नहीं। जाना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ पर जाएंगे नहीं। फोर्स जरूर लग रहा होगा एक दूसरे की तरफ, पर वो फोर्स मैग्नेटिक होगा, बट इस पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो यहां दोनों फोर्सेस होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के पास आना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दूर जाना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का ही चर्चा अगर करें तो वो ये होगा, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा और एक रिपल्शन भी लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा। तो ओवरऑल थोड़ी देर बाद एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ना तो टकराएंगी ना तो दूर जाएंगी, है ना। तो एक डिस्टेंस ऐसा जरूर आ जाएगा थोड़ी देर बाद जाके। आया समझ में अच्छी तरीके से? ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जहां मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर सकता है, बैलेंस। पर आपको क्या सर यहां तो ऐसा कोई आंसर है नहीं, आपके हिसाब से ना तो पास जानी चाहिए ना दूर जानी चाहिए, क्योंकि यहां क्वेश्चन सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के लिए पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हम फर्स्ट मानेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा लगेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? चले, सो ये क्वेश्चन अपना हो गया, क्योंकि उसने मैग्नेटिक फोर्स के लिए पूछा था, तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट। ओके अच्छा, ये कंसेप्ट अच्छा है। देखो, फोर्स होना हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब भाई नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा गारंटी ले रहा हूं कि आएगा ही आएगा, बट मैं ये कह रहा हूं, मैं ये गारंटी ले सकता हूं कभी ना कभी किसी ना किसी साल तो जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो कभी ना कभी तो नीट अपने पास ऐसा क्वेश्चन जरूर रखेगा, क्योंकि ये जेईई मेंस में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप जब टेस्ट वगैरह देते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां आ जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी साल नीट में भी आ जाए, इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हम। यहां है क्या, अब वायर दोनों पैरेलल नहीं है, आप देख रहे हो, एक वायर ऐसे और एक वायर ऐसे, कितने एंगल पे एक दूसरे के अगर ध्यान से देखा जाए परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, ये वायर मैं मान लेता हूं यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है। इस वायर को कुछ नाम दे देता हूं, इस वायर को मैं कुछ नाम दे देता हूं। क्या नाम दूं भाई? अरे मेरा नाम नहीं, CD ABCD कुछ दो यार, ठीक है? ठीक है, जगजोत वायर बोल दो सर, नाम ही तो देना है, ठीक है? तो एक काम करो, इस वायर को नाम दे दो CD, ठीक है ना। सो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया A, और वायर की जो लेंथ है वो मैंने मान रखी है L। कितनी मान रखी है? मान लो L। तो आप कहोगे सर अच्छा, यहां से यहां तक अगर ये डिस्टेंस A है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A + L होगा, है ना। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना ये निकालना। अरे हाँ सर, वायर की लेंथ L है, अगर ये A है तो ये यहां से वायर से लेके यहां तक का डिस्टेंस D तक का डिस्टेंस A + L होगा। अच्छा, ये वाली वायर इनफाइनाइट मान रहा हूं मैं, ये वाली वायर कैसे मान रहा हूं? इनफाइनाइट, मतलब ये वायर इन्फिनिटी तक जा रही है, और मान लेता हूं इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ I1, और इसमें कुछ करंट मान लेता हूं कितना जा रहा है बोलो,
I2। एक में जा रहा है I1 और एक में करंट कितना मान लिया मैंने, I2 और I1 दो करंट इसमें मैंने मान लिया। इसमें करंट कितना जा रहा है, मैंने मान लिया I2। ठीक है, अब फोर्स निकालना है। अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज याद रखना कि वायर की इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप इस पे देख लो, इस इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आप इस पे देख लो। जितना फोर्स इनफाइनाइट वाली वायर सीडी पे लगाएगी उतना ही फोर्स सीडी वाली वायर इनफाइनाइट पे लगाएगी। समझना मेरी बात ध्यान से। अरे ये लंबी वाली वायर जितना फोर्स सीडी पे लगाएगी उतना ही फोर्स सीडी वाली वायर इस पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। पर आसान क्या है कैलकुलेट करना, आसान ये है कि आप इनफाइनाइट वायर का फोर्स इस पे निकाल लो, मतलब इस पे क्या फोर्स लग रहा है वो निकाल लो, सीडी पे क्या फोर्स लग रहा है। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड सीडी पे देख लो और सीडी पे फोर्स निकाल लो, ये आसान है। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि इनफाइनाइट वायर की फील्ड सीडी पे देख लेता हूं। पर अगर आप ध्यान से देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी इसकी, इनटू द पेज। वायर में करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, सी पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी, यहां भी इनटू द पेज होगी, यहां भी इनटू द पेज होगी, हर तरफ इनटू द पेज होगी, पर सेम नहीं होगी। सी देखो पास है और डी कितना दूर है वायर से, डी पे फील्ड आप कहोगे सर कम लग रही है, सी पे फील्ड ज्यादा लग रही है, मतलब सी पे फोर्स ज्यादा लगेगा और डी पे फोर्स कम लगेगा। लगेगा इस वायर पे फोर्स ऊपर की तरफ, कैसे देख सकता हूं मैं ऊपर की तरफ लगेगा, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो जानते हो, ये तो जानते हो ना, कैसे, फादर मदर चाइल्ड। आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट इधर है तो फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब सी पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फिर आगे वाले सेक्शन पे भी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यहां जाओगे तो भी फोर्स ऊपर लगेगा, पर फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। कौन बताएगा कम क्यों हो रहा है, सोचो कम क्यों हो रहा है फोर्स, आगे जाते जाते फोर्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां फील्ड ज्यादा है, यहां फील्ड कम है, कम है, कम है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की फील्ड जानते हो ना, इनफाइनाइट वायर की फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2πr, जितना दूर जाऊंगा उतनी फील्ड कम हो जाएगी, है ना। ओ फिर कैसे करें सर, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, दुविधा में फंस गए। बिल्कुल दुविधा में नहीं फंसे हो, जगजोत सर हैं यहाँ भी, घबराओ मत, अभी हम हैं ना, हम पढ़ाएंगे कैसे कर सकते हैं। हम क्या करें, हम वायर से ना एक दूरी ले लेते हैं x, एक छोटी सी दूरी ले लेते हैं x, है ना, और यहां छोटा सा एकदम चुन्ना सा बिल्कुल छोटा सा मासूम सा एक एलिमेंट, छोटी सी लेंथ ले लेते हैं dx, चलेगी, ठीक है ना। यहां छोटी सी एलिमेंट की लेंथ ले लेते हैं dx और इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। ये इतना छोटा एलिमेंट है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड यहां से आप निकाल सकते हो और ये बदलेगी नहीं, इतना छोटा है। यार वायर की लेंथ इतनी बड़ी है कि यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, पर इसकी लेंथ इतनी कम है कि इस पे आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही, ठीक है। तो आप बोलोगे अच्छा सर आप इस पे फोर्स निकाल रहे हो, इस पे छोटा सा फोर्स df ऊपर कितना लगेगा, मैंने कहा हाँ। तो कैसे निकालेंगे, आप देखो यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहाँ वायर की मैग्नेटिक फील्ड आप बोलोगे सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πx, ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। अरे इस वायर की फील्ड यहाँ कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2πx। और अगर आप ध्यान से देखो, आपने फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था याद है, वो आपने पढ़ा था BIL, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने फोर्स का कल, है ना, BIL साइन थीटा। बट यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट के परपेंडिकुलर है, तो आप साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। बिल याद है ना, कल सिखाया था मैंने IBL BIL। अब आप कहोगे सर ये छोटा वाला फोर्स निकालो तो जरा, तो मैं कहूंगा DF निकालना है ना, मैंने कहा ठीक है DF निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैं कहा ले लो भैया, म्यू नॉट आई, कितना करंट है इसका, I1 डिवाइडेड बाय 2πx, ठीक है ना, इसका करंट I1 है ना, तो लिखेंगे भाई इसका करंट I1 है, तो म्यू नॉट I1 2πx फील्ड हो गई भैया, हमने फील्ड लिख ली। अब बात करते हैं करंट की, करंट किसका लेना है, अब इसका करंट, भैया इस एलिमेंट में जो करंट जा रहा है वो लेना है। इस एलिमेंट में कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है सर I2 जा रहा है, ओके। फिर क्या मल्टीप्लाई करना है, छोटी सी लेंथ यानी कि dx मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये फोर्स तो सिर्फ इस पे आया है, पर मुझे तो यहां से लेके यहां तक पूरा फोर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, घबरा मत जाना, आधे लोग बेहोश हो जाते हैं इंटीग्रेशन का नाम सुन के, बहुत आसान सा है यार, बहुत बच्चों वाला इंटीग्रेशन है अब तो ये, है ना भैया, लॉजिक समझ में आ रहा है। छोटी सी वायर पे फोर्स निकाल के पूरे पे इंटीग्रेट कर दो, यानी कि यहां वाला फोर्स, यहां वाला फोर्स, यहां वाला फोर्स सब ऊपर ही तो लग रहे हैं, सबको जोड़ सकते हो ना, जब सारे फोर्स ऊपर लग रहे हैं सबको जोड़ सकते हो ना। और x की बात बताओ मुझे, ये x है, x की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, सबसे कम एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट पहले यहां ले सकता हूं, फिर आगे आगे आगे, तो x की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है a, और x की वैल्यू a से कहां तक जा सकती है, a+l। यार x का मतलब समझ रहे हो, मैंने ये एलिमेंट यहां लिया था ना, इस एलिमेंट को आपको पूरी वायर पे लेना है, सबसे पहले यहां ले लो, तो यहां डिस्टेंस कितना हो गया x a, अरे ये x की वैल्यू कितनी होगी जब आप यहां से शुरू करोगे, a से जाएगा a+l, तो आप बोलोगे सर ये लिमिट जाएगी a से l, ठीक है ना।
आ गया समझ में अच्छी तरीके से? बेटा बहुत सिंपल है, आप चाहो तो इसका फाइनल रिजल्ट याद कर सकते हो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, बाकी चीजें मैंने कॉमन ले ली, बचा क्या, सीधा सा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x, और इनिशियल लिमिट है a और फाइनल लिमिट है a प्लस एल। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहां से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/x का होता है लोगैरिथम x, तो यहां आपका ln a प्लस एल और ln a, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ln a प्लस एल डिवाइडेड बाय a, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो भाई, चाहो तो डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अच्छा इस वायर में करंट I1 था, इसमें करंट I2 था, है ना, इसमें I1 इसमें I2, तो फॉर्मूला सर बिल्कुल वैसा ही है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, जैसे इनफाइनाइट वायर का होता है। फिर उसके बाद बस आपको याद रखना है ln a प्लस एल डिवाइडेड बाय a। a क्या है बेटा, सबसे कम दूरी इस वाले की, और a प्लस एल क्या है, सबसे दूरी, मतलब इस वाले पॉइंट की दूरी। d का डिस्टेंस a प्लस एल, c का डिस्टेंस a, इसकी दूरी a प्लस एल, इसकी दूरी a, तो वही आया, आप देख सकते हो, याद भी रख सकते हो। इसका रिजल्ट इतना मुश्किल तो नहीं है ना, क्या है, चलो रिपीट करो मेरे साथ। हाँ सर, म्यू नॉट I1 I2 दोनों करंट को मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देना, फिर आप लिख देना ln ज्यादा वाली दूरी a प्लस एल, फिर कम वाली दूरी डिवाइडेड बाय a। सर ये तो याद हो गया, सर ये तो मुश्किल नहीं है, सर आपने तो डिराइव भी करा दिया, आपने तो याद भी करा दिया, हो गया, सिंपल है। घबराएंगे क्यों, अगर एग्जाम में आ गया, आधे बच्चे इसको छोड़ जाते हैं कि यार ये नहीं आएगा, ये तो जेई वाला है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या पता आ गया तो। फिर तुम ये तो नहीं कहोगे कि फिर पता अगली बार से कहोगे नीट में ये भी पढ़ जाना भैया, ये आ गया था 1 साल। फिर ऐसी क्वेश्चन आते हैं नीट में, पहले ऐसे ही होता था, बच्चे छोड़ जाते थे, फिर एक आधा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता था, फिर बोलते थे अरे नहीं नीट में पूछ लेते हैं। तो आप क्यों ऐसी अपने साथ करना चाहते हो, अपने साथ ऐसी दुर्घटना घटाना चाहते हो, बिना पढ़े क्यों जाओगे, जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। और जो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वो मैं खुद ही नहीं कराऊंगा, जो मुझे लगेगा भाई भैया बिल्कुल जेई एडवांस वाला है तो क्यों कराऊंगा मैं, पर ये तो मुश्किल नहीं है ना, ये तो आ सकता है ना, बिल्कुल इसको याद रखो। और ये फोर्स लगा कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये फोर्स लगा कहाँ है, सारा फोर्स ऊपर की तरफ, यहां फोर्स ज्यादा है यहां कम है, तो आप देख सकते हो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि सर हर पॉइंट पे फोर्स अलग है, तो ये वायर ऐसे सीधी जाएगी नहीं, ये वाला फोर्स ज्यादा ये वाला कम है, ये वायर ना कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगी, कुछ समझ रहे हो, जैसे ये पेन है, ये क्योंकि यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है यहाँ कम लग रहा है, ये कुछ ऐसे रोटेट भी कर रही होगी, बट आपको रोटेशन नहीं, आपको तो नेट फोर्स बताना है इस मोमेंट पे, तो आप सारा फोर्स बता दोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे सवाल को, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ एक लूप दे दिया, ये देखो ये सवाल क्या कह रहा है, मान लो आपको यहाँ लूप दे दिया और यहाँ करंट दे दिया ऊपर I1, ठीक है, और इसको मैं लूप को कुछ नाम दे देता हूं PQRS, ठीक है, और इसमें करंट दौड़ाता हूं कुछ इस तरीके से, करंट ऐसे जा रहा है, इसमें कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मैं बोल देता हूं भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरा B, है ना, और लूप की जो एज लेंथ है वो कितनी है A, ये स्क्वायर लूप ले लिया मैंने A, तो आप कहोगे सर ये भी क्या हो जाएगा A, है ना, तो सारी साइड कितनी हो जाएंगी A। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि भाई क्या लगता है, ये स्क्वायर लूप इस वायर की तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये वायर फिक्स है, तो ये स्क्वायर लूप इसकी तरफ आएगा या दूर जाएगा, सोचो 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 सोचो, पहले दिमाग लगाओ, ये स्क्वायर लूप आपको क्या लगता है, इस वायर की तरफ जाएगा या दूर जाएगा, ये इसे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जल्दी से सोच के बताओ, मैं दोनों लिख देता हूं फिर मुझे बताना, ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, इनमें से एक आंसर ठीक है, ये रिपेल होगा या अट्रैक्ट, सोचो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, पूरा सोचो लॉजिकली। चलो एक काम करो, बस इतना सोचो, चलो एक एक करके बताओ मुझे, ये PQ वाली वायर इससे अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है, सिर्फ PQ को देखो बाकी भूल जाओ, सोचो, अरे PQ सेम डायरेक्शन में, हाँ सर ये तो अट्रैक्ट होगा, है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा ये तो अट्रैक्टिव होगा, इसको मैं FPQ लिख देता हूं, तो हाँ सर ये अट्रैक्ट होगा, है ना। अच्छा इस वाले को देखो RS को, इसमें करंट नीचे जा रहा है, वायर में ऊपर जा रहा है, सर ये तो रिपेल होगा, ये क्या होगा बोलो, ये क्या होगा बोलो, ये तो सर रिपेल होगा, मतलब फोर्स ऑन RS वो राइट साइड लगेगा, है ना, कितना होगा भी हम निकाल लेंगे, पर पहले आप बताओ, हाँ सर ये अट्रैक्टिव होगा, ये कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। अच्छा आप QR की बात बताओ, भूल जाओ सब कुछ, ये तो अभी पढ़ा था ना, एक रॉड ऐसे पड़ी है, तो आप कहते हो हाँ सर इस पे तो फोर्स ऊपर लगेगा, और अगर आप इस पे फोर्स निकालोगे तो वही फोर्स नीचे लगेगा। आप इतना ध्यान से देखो, QR और SP, QR और SP ये दोनों फोर्सेस को अगर ध्यान से देखो, FQR और FSP ये दोनों इक्वल अपोजिट होंगे। ये क्यों इक्वल अपोजिट होंगे, जो दूरी इसकी वायर की यहां से है वही दूरी इस वायर की यहां से, तो आप कहोगे सर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इफेक्ट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो लूप ऊपर नीचे तो नहीं जा सकता, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, लूप या तो लेफ्ट जाएगा या फिर
राइट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये सोच के बताओ कौन सा फोर्स आपको लगता है ज्यादा है, FQ वाला या FRS? कौन सा फोर्स आपको लगता है ज्यादा है, ये PQ वाला या फिर RS वाला? सोचो। अब PQ वाली वायर इसके पास है, अगर आप ध्यान से देखोगे फोर्स, अगर मैं PQ पे देखूं तो PQ पे कितना फोर्स लगेगा? वो लगेगा म्यू नॉट I1 I2। भाई यहां आपने करंट I1 माना है, यहां करंट कितना मान लेते हैं? I2। यहां करंट कितना मान लेते हैं? एक जगह I1 माना है तो दूसरी जगह कितना मान लेते हैं? I2। तो आप बोलोगे फोर्स लगेगा सर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है? B। कितना है बोलो? 2 पाई B, और मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ कितनी है? A। फोर्स लिख रहे हैं ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं तो सिर्फ इतना आता। ये जो फॉर्मूला है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, तो F डिवाइडेड बाई A आ जाएगा ये, तो A को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स आ जाएगा। अब सेम फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो RS के लिए लिखो, RS की दूरी बताओ कितनी है? बोलो। आप बोलोगे सर वैसे ही फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई B प्लस A हो जाएगा। B प्लस A क्यों हो गया? क्योंकि अगर आप इसकी दूरी देखो यहां तक कितनी होगी, ये रहा B, ये है A, तो अगर आप इसकी दूरी देखोगे यहां से यहां तक तो ये कितनी होगी? B प्लस A, है ना? तो सर ये फोर्स कम हो जाएगा, ये दूर है। आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी पता चल रहा है ये पास है ये दूर है। रिपल्सिव फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। यहां से भी ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख के बता रहे हो कि सर यहां से देख के पता चल रहा है FPQ क्योंकि वो पास है तो वो वाला फोर्स ज्यादा होगा, और FRS क्योंकि वो दूर है तो ये फोर्स कम होगा। अरे जितना आप वायर को दूर ले जाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। तो रिपल वाला फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कम है, दूर जाने वाला फोर्स कम है, और पास लाने वाला फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये अट्रैक्ट होगा। नेट फोर्स आपसे पूछे तो आप निकाल लोगे ना, अगर आपसे बोले भैया नेट फोर्स निकाल लो तो निकाल सकते हो। यहां से आ जाएगा आपका क्या, अगर आप टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स की बात करो तो ये आ जाएगा आपका FPQ माइनस FRS, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो टोटल फोर्स भी निकाल सकते हो। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? अट्रैक्ट या रिपेल? आप बोलोगे यहां से आंसर होगा अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट हो रहा था, ये रिपेल हो रहा था, रिपल्सिव फोर्स कम थे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थे। इस वाले पे फोर्स ऊपर लगेगा, जितना लगेगा उतना ही फोर्स इस वाले पे नीचे लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है, आप चाहो तो इसका फोर्स लिख भी सकते हो, आप चाहो तो FQR लिख भी सकते हो। अभी हमने पढ़ा ही था पीछे, कितना था? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, फिर हमने पढ़ा था ln, कितना आता था याद है? कितना आता था बोलो? ln B बाय, सॉरी ln कितना, बड़ी वाली लेंथ कितनी हो गई? B प्लस A डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है? B। ये लगेगा, इतना फोर्स ऊपर लगेगा उतनी फोर्स नीचे लगेगा, तो आप देख सकते हो। अच्छे से देख लो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन इस तरीके के सवाल आ जाएंगे, आप कर सकते हो। देखो मैंने बता दिया, समझा दिया अच्छे से। देखो एक क्वेश्चन ये आया, अब इसका आंसर आप करो। बिल्कुल उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई कह लो, छोटा भाई कह लो, गोल मटोल भाई कह लो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है गोला है। तो आप बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, यहां वो बोल रहा है इन द फिगर करंट आई फ्लो इज इन अ सर्कुलर लूप एंड स्ट्रेट वायर, द लूप इज फिक्स। इस बार इसने ना वायर को नहीं लूप को फिक्स कर दिया। लूप नहीं जा सकता कहीं भी, और वायर मूव कर सकता है। तो आप बताओ वायर इसकी तरफ जाएगा या अवे जाएगा? मतलब वही है सवाल का, ये वायर इससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? सोचो, सेम ही क्वेश्चन है, ये वायर इससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचो, ये वाला करंट यहां से लेके यहां तक, ये इसको अट्रैक्शन देगा। यहां से लेके यहां तक ये जो करंट है ये अट्रैक्शन देगा, ये वाला करंट क्या देगा? रिपल्शन, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है। तो यहां से आपको अट्रैक्टिव फोर्स मिलेंगे, यहां से रिपल्सिव मिलेंगे। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव वाला या रिपल्सिव वाला? खुद बोलो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हाँ सर, यहाँ कौन से फोर्स ज्यादा होंगे? अट्रैक्टिव वाले। यानी कि ये लूप वायर की तरफ जा सकता है, बट अगर लूप फिक्स है तो वायर लूप की तरफ जाएगी। एक ही बात है ना, अट्रैक्शन होगा ना, खींचेगी ना इसको, तो ये वायर लूप की तरफ जाएगी। अगर लूप में करंट में अपोजिट कर देता तो आंसर बदल जाता, है ना? अगर लूप में मैं करंट अपोजिट कर देता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, अगर मैं लूप में करंट बदल दूं, लूप में करंट ऐसे दे देता तो आंसर आपका बदल जाता ना बेटा, है ना? इस वाले पे फोर्स नीचे लगता है, इस वाले पे फोर्स ऊपर लगता है, ये दोनों फोर्स तो कट जाते, पर इस वाले पे फोर्स राइट साइड लगता है, इस वाले पे लेफ्ट लगता। पर यहाँ रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होते हैं, अट्रैक्टिव कम, तो ये लूप दूर जाता, या फिर वायर पीछे की तरफ चली जाती। ठीक है ना? सो यहां आपका आंसर हो जाएगा, ये एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, लूप अगर मूव नहीं कर सकता तो वायर इसकी तरफ चली जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बोलो? इट मूव टूवर्ड्स द लूप। तो ये वायर क्या होगी? ये लूप की तरफ जाएगी। ये वायर क्या होगी बोलो? ये लूप की तरफ मूव करेगी। आगे अच्छे से समझ में क्लियर है ना भैया? बहुत ही अच्छे से तरीके से समझा रहा हूं मैं, अच्छे से समझ लेना बेटा, ये आसान है। ओके, इसका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप, ये क्या होता है? थोड़ा इसको ध्यान से देखें, ठीक है?
जैसे कि अब इस पेन को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, आपको कैसा दिख रहा है, ये क्लॉक या एंटी क्लॉक? रिप्लाई करो, आपको कैसा नजर आ रहा है ये बोलो। ये क्लॉक नजर आ रहा है या एंटी क्लॉक? मैं जानता हूं आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है, मुझे पता है कैसा नजर आ रहा है, मुझे ये एंटी क्लॉक नजर आ रहा है, पर आप कहोगे नहीं सर हमें तो क्लॉक नजर आ रहा है ना, कहोगे ना? वही चीज है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? एक्चुअली इसका जो पूरा नाम है, इसके बीच में आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी लिख सकते हो, शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हैं, बट इसका एक्चुअल मतलब है डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पढ़ाया था ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, यही होता था ना, कुछ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दो अलग अलग चार्ज होते थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और किसी दूरी पे होते थे, हम उसको डाइपोल बोलते थे। दो पोल्स होने को हम डाइपोल कहते हैं। जब दो पोल आ जाएंगे तो डाइपोल हो जाएंगे। यहां भी दो पोल आएंगे, कैसे? यहां अगर आप मान लो, सपोज आपने एक करंट कैरिंग लूप ले रखा है, मान लो ऐसे एक सर्कल है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है ना, और अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है। अब आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा बोलो, क्लॉक या एंटी क्लॉक? अब बताओ, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको करंट कैसा दिख रहा है इसमें, क्लॉक या एंटी क्लॉक? ऊपर से देखने में आपको कैसा नजर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे। भाई जब मैं यहां से ऊपर से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा बोलो, एंटी क्लॉक। ऊपर से मुझे करंट दिख रहा होगा एंटी क्लॉक, एसी लिख दूं, एंटी क्लॉक। और यही कोई बंदा नीचे से अगर देखने की कोशिश करेगा, है ना, अब यहीं से कोई ऑब्जर्वर, यहां से जब ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा होगा तो उसको करंट कैसा नजर आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे चलती है वैसा करंट नजर आएगा, है ना। तो नीचे वाले को ये कौन सा पोल नजर आएगा, साउथ, ऊपर वाले को नजर आएगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब है एक करंट कैरिंग लूप के पास दो पोल्स होते हैं, करंट कैरिंग लूप के पास दो पोल्स होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? एक करंट कैरिंग लूप के पास दो पोल्स होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ, इसलिए इसको डाइपोल भी बोलते हैं। इसके पास दो पोल है तो इसको डाइपोल बोल सकते हैं। आया समझ में अच्छी तरीके से? हाँ, डाइपोल ये होता है। और इसका मतलब है, अगर आपको चार्जेस में याद हो, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी पढ़ा था और उसकी डायरेक्शन भी पढ़ी थी। वहां आप बोलते थे एक नेगेटिव चार्ज और फिर आप बोलते थे एक पॉजिटिव चार्ज, यही बोलते थे। ये डाइपोल होता था और इसकी डायरेक्शन कैसे होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे डायरेक्शन होती थी बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव। और डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ते थे आप, डाइपोल मोमेंट बोलते थे जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, जिसको हम 2a लिख लेते थे, है ना, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और डायरेक्शन इसकी कैसे होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, एन कैप लिख दिया मैंने, डायरेक्शन ऐसे होती थी। यहां भी हम डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, मान लो इसका रेडियस आर है ना, और इसका एरिया आप देख लो, मान लो इसका रेडियस आर है और आपने इसका एरिया मान लिया ए, तो एरिया तो आप निकाल ही सकते हो अगर सर्कुलर है। एरिया तब निकाल सकते हो, सर्कुलर है, कोई और शेप होगी तो भी एरिया निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है सर्कल हो, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है, बस आपको एरिया से मतलब है। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है, इसको मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर है, इसको कैपिटल एम से लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। आई का मतलब है यहां करंट, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है। और अब इसकी भी डायरेक्शन है। एक्चुअली जैसे आपका नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या लेना देना है, नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड एंटर करती है और पॉजिटिव से एग्जिट करती है ना। वैसे इसमें भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ से नॉर्थ। यानी कि जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज है वैसा यहां साउथ पोल है, जैसा वहां पॉजिटिव चार्ज है वैसा यहां क्या है, नॉर्थ पोल है। यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। पर क्या हर बार आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा साउथ से नॉर्थ? नहीं, आप एक रूल यूज कर सकते हो, वही अपने सीधे हाथ को यूज करो, वो यहां भी इस्तेमाल होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ल्स ऑफ द फिंगर, ये जो हमारी फिंगर के कर्ल्स है, इसको करंट की डायरेक्शन में करना है। तो अगर आप इसको करंट की डायरेक्शन में करोगे तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो, अगर आप रूल देखना चाहते हो तो रूल के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप कर्ल्स ऑफ फिंगर को कहां रखोगे, कर्ल्स ऑफ फिंगर, जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं, राइट हैंड की बात कर रहे हैं, कौन से हैंड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड। मैं लिख देता हूं, कहीं लेफ्ट हैंड यूज करने लग जाओ, बेटा ये राइट हैंड रूल ही है, राइट हैंड थंब रूल ही है एक तरीके से। कर्ल्स ऑफ फिंगर को आपको करना है इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको क्या करना है बोलो, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको करंट की डायरेक्शन में कर दोगे तो क्या होगा बोलो, उस केस में जो आपका थंब है, जो आपका थंब है वो इंडिकेट क्या करेगा, थंब विल टेल, थंब क्या बताएगा, थंब विल टेल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट।
ये किसकी डायरेक्शन बताएगा बोलो? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। डाइपोल लिख सकते हो आप चाहो तो, या फिर खाली मैग्नेटिक मोमेंट लिख दो तो भी चलेगा, या तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो या सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट लिखो, अंडरस्टूड होता है, वो डाइपोल मोमेंट की ही बात कर रहा है। सो ये रूल आप लोगों को अगर याद रहेगा तो मजा आ जाएगा। तो ये भैया ये रूल है, ये रूल इस्तेमाल करो पहले, फिर विश्वास करो बाद में, ठीक है? समझ में आ गया अच्छे से? दूसरा तरीका तो वही है कि अगर आपको पोल्स नजर आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन होते ही है। बट हर बार पोल्स लिखने जरूरी थोड़ा है, पहले एक बार पोल लिखें फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ढूंढे। डायरेक्ट कोई तरीका है वो ये वाला तरीका है ना? जैसे कि अगर मैं आपको दूं, एक और केस दूं, मैं आपको बोलूं भाई ये आपको एक लूप नजर आ रहा है, एक स्क्वायर लूप है ना? मान लो ये आपको एक स्क्वायर लूप नजर आ रहा है, ये डायरेक्शन मैंने बोल दी एक्स है, ये वाली डायरेक्शन मैंने बोल दी वाई है, तो जो जेड डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज हो जाएगी, है ना? जेड डायरेक्शन हो जाएगी आउट ऑफ द पेज। अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट कैसे जा रहा है बोलो? क्लॉकवाइज, और ये इसकी लेंथ है कितनी? एल, इसकी ब्रेथ है कितनी? बी, और करंट जा रहा है इसमें आई। इसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, और करंट जा रहा है इसमें कितना? आई। रेक्टेंगुलर लूप है ना? कैसा लूप है? रेक्टेंगुलर लूप दे रहा है। मैं आपसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछूं तो क्या होगा? अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, तो आई इंटू ए, एरिया तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सर आई एल भी हो जाएगा। बट डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? अब आप कर्ल्स ऑफ फिंगर को इधर करो तो आपकी डायरेक्शन आ रही है इनटू द पेज। ये वाली डायरेक्शन एक्स थी, ऊपर वाली वाई थी, आउट ऑफ द पेज जेड थी, तो इनटू द पेज माइनस जेड होगी, है ना? अरे ये एक्स है, ऊपर वाई है, आउट ऑफ द पेज जेड है, तो पेज के इनटू द पेज क्या होगी? माइनस जेड होगी ना पीछे वाली। तो आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगी माइनस के। क्या आया समझ में अच्छी तरीके से? तो यस, जो भी एरिया आपको दिया है उसको करंट से मल्टीप्लाई करो और ऐसे सॉल्व कर लो। आगे ना अच्छे तरीके से समझ। एक और कर लो, अगर अभी भी कंफ्यूज हो चलो एक और कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक और कर लेते हैं। मान लो अब आपका लूप ऐसे पड़ा है, मान लो आपका लूप ऐसे पड़ा है, और मैंने बोला चलो एक्सिस सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, और मैंने बोल दिया चलो ठीक है ये मेरी एक्स एक्सिस है ना, और ऊपर मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और इधर मेरी जेड एक्सिस है। ये कुछ ऐसे पड़ा है, तीनों परपेंडिकुलर है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस है, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे। ऐसा डायग्राम आ गया एग्जाम में भाई साहब, भयंकर एकदम। और आपको दे दिया कि ये स्क्वायर लूप है ए और ए क्रॉस ए का ये स्क्वायर लूप है। तो जल्दी से मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, सोच के बताओ क्या होना चाहिए, पूरा मैग्नेटिक मोमेंट सोचो क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहां से अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो करंट हमें दिया है अगर सवाल में, तो बहुत बढ़िया, हाँ करंट दिया हमें सवाल में आई, और एरिया कितना होगा सर? ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। अब आती है डायरेक्शन की बात, तो अगर आप डायरेक्शन ऐसे करोगे तो थंब ऊपर आएगा ना, कौन सी डायरेक्शन में आएगा बोलो? थंब कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ऊपर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? जे कैप। कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? जे कैप। तो ऐसे आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में, आराम से देख सकते हो। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है, डायरेक्शन भी आप इसमें देख सकते हो। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक मोमेंट, तो चलो इलेक्ट्रोस्टैट से ही रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने? क्या पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉर्क कितना लगता है डाइपोल मोमेंट पे। जल्दी से फॉर्मूला लिखो, डाइपोल मोमेंट पे कितना टॉर्क लगता था। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली बात करो तभी तो मैग्नेट पे आओगे, सब कुछ एक जैसा है भैया, एक जैसी चीज चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में चर्चा, डाइपोल मोमेंट की बात किया था, तो हमने वहां टॉर्क देखा था, वहां हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, P क्रॉस E, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है बोलो? टॉर्क का। वैसे यहां भी है, यहां टॉर्क का कैसे देखते थे? आप कहते थे कि मान लो सर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, करते थे ना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ आपने क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज। ये एंगल ले लिया थीटा, तो आप टॉर्क को लिखते थे PE साइन थीटा, लिखते थे ना? क्या लिखते थे बोलो टॉर्क को? हाँ सर PE साइन थीटा बोलते थे। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम मान गए यही होता था। हाँ होता था, मैंने तो पढ़ाया था ना टॉर्क का फॉर्मूला, मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था यार, पोटेंशियल वाले में भी टॉर्क आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी के साथ बताया था, मुझे अभी भी याद आ रहा है ना? वैसे आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, बट मैंने आपको पोटेंशियल के साथ भी बताया था, ये वाला इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, स्टेबल अनस्टेबल, याद आ रहा होगा अब, है ना? हाँ, तो सर मैग्नेट में भी ऐसा होता है क्या? मैग्नेट में भी ऐसा होगा। अब यहाँ मैग्नेट वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में भी आपको सेम ही चीज मिलेगी। कैसे मिलेगी अगर हम ध्यान से देखें? यहां हम मान ले जैसे कि भाई ये मेरा कुछ ये मेरी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की।
मान लिया कि भाई ये मेरी डायरेक्शन कैसी है, बोलो ये डायरेक्शन है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, और मेरे को एक लूप दिया हुआ है इस तरीके से, मान लो एक मुझे लूप दिया हुआ है ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है तिरछा सा, है ना। और अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं लूप को, एक लूप बना लेते हैं। अपना जो लूप दिया गया है ये मुझे कुछ ऐसा दिया गया है कि ये लूप मेरा किसी एंगल पे ऐसे, है ना, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये लूप मेरा कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ जो लूप का एरिया है वो ऐसे है कुछ, यानी कि देखो ऐसे समझना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे, लूप ऐसे नहीं पड़ा, लूप किसी तिरछे एंगल पे पड़ा है, लूप ऐसा किसी तिरछे एंगल पे पड़ा है, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो ये है एरिया वेक्टर की। बेटा ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई और लूप ऐसे नहीं पड़ा, लूप किसी एंगल पे पड़ा है तिरछा, ऐसे तिरछा पड़ा है, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा तिरछा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो आप कहोगे सर इसके परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि ये एनकैप डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब एरिया वेक्टर की हो जाएगी। मान लो जैसे आपका करंट ऐसे जा रहा है ना, मान लो आपका जो करंट जा रहा है इस लूप में ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां से करके दिखाता हूं, है ना, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां आपका करंट कुछ क्लॉकवाइज ऐसे मान लेते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो करंट है वो कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। उल्टा बनाते हैं, रुको, अभी भी दिख नहीं रहा है, यहां से थोड़ा सा साफ डायग्राम बनाऊंगा तो आपको नजर आएगा। क्लॉक लेते हैं, यहां से देखने पे हमें करंट कैसा नजर आ रहा है, मान लो यहां से देखने पे मुझे करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, कहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो क्लॉक, और यहां से देख रहा हूं तो मुझे कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉक, है ना। इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। आप करके देख लो भाई, यहां से आपको साउथ पोल नजर आएगा और इसके पीछे आएगा नॉर्थ, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो इससे कुछ एंगल बना रहा है थीटा। वो इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। आ रहा है समझ में, वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखा जाए जैसे यहां टॉर्क का फॉर्मूला है ना, यहां भी टॉर्क का फॉर्मूला सेम है, पर वहां आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आता था, यहां मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा, यानी कि एम क्रॉस, और यहां आ जाएगा बी, बी भी आ जाएगा, यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां आ गई मैग्नेटिक, जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था वहां आ गया मैग्नेटिक डाइपोल, जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था वहां आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। अब एक चीज और याद रखना, जब आप मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह पढ़ते हो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का भी खेल होता है। यहां मैंने एक ही टर्न बनाया है, आप एन नंबर ऑफ टर्न्स बना सकते हो, आप इसमें बहुत सारे टर्न्स भी ले सकते हो, तो डाइपोल उतना ही, मतलब आपका डाइपोल मोमेंट उतने टाइम बढ़ भी जाता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, आप पहले डाइपोल मोमेंट लिखते थे I इंटू ए, अब एक n का फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देना बेटा, n का फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि अगर आप पहले फॉर्मूला डालते तो आप यहां से क्या लिखते, बोलो, अगर आप यहां से फॉर्मूला देखते थे तो आप यहां से लिखते थे m को पहले आप लिखते थे I इंटू ए, तो अब से आप एक n का फैक्टर और लगा देना, NIA, याद रहेगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये सिर्फ क्या आपका मैग्नीट्यूड है। तो आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हो, आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा mb sin थीटा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, mb sin थीटा। और अगर आप यहाँ फॉर्मूला डाल दोगे तो आप लिख सकते हो IAN b sin थीटा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो बिना साइन थीटा, मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, BINA, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, याद रहेगा ना, बिना साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, तो मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, बिना साइन थीटा, BINA, बिना साइन थीटा, ठीक है, याद रहेगा भी अच्छी तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपका लूप बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आपका एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब अगर आप यहां से देख रहे हो, आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, थीटा अगर आपका 0 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में आपका जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इस केस में जो आपका टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर आपका थीटा कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया, उस केस में जो आपको टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। उस केस में आपको जो टॉर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो उस केस में जो आपका टॉर्क होगा उस केस में हो जाएगा BINA, सॉरी BINA, मैं यहां दिखा देता हूं, इरेज कर देता हूं, तो वहां से आपको जो टॉर्क मिलेगा वो BINA मिलेगा, बिना, ठीक है। आया समझ में अच्छी तरीके से, जैसे वहां टॉर्क होता था मैक्सिमम मिनिमम हम पढ़ते थे। सो अगर आपका लूप ऐसे पड़ा है, कुछ इस तरीके से पड़ा है, और फील्ड लाइन ऐसे है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, उस केस में टॉर्क आपका मैक्सिमम लगेगा। सो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, BINA sin थीटा, बिना साइन थीटा आप इसको देख सकते हो। ओके, सो ये फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। आप जरा क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़े से सवाल करते हैं, तब थोड़ा मजा आएगा, और इसका जवाब आप लोग करो, ट्राई करोगे इस सवाल को। A current I in a wire of length L, if wire is turned into a circular coil, the maximum magnitude of torque in a given magnetic field will be,
मैक्सिमम टॉर्क इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड ई। अगर आप ध्यान से देखो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, अभी तो पढ़ा आपने, क्या होता है बोलो, BINA, बिना, यही तो मैक्सिमम टॉर्क होता है। पर यहां नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, एक ही टर्न है, एक ही सर्कुलर टर्न दे रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां से सिर्फ फॉर्मूला बनेगा BIA। अब क्या बोल रहा है, एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसको आपने सर्कुलर लूप में क्या करा है, कन्वर्ट किया। तो पहले आप इसका रेडियस निकाल लो। इस वायर को अगर आप सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो इसकी लेंथ होगी, है ना, मतलब वायर की लेंथ है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनेगी। अरे सीधी सी यार 6-7 क्लास की मैथ्स ही तो है। अरे वायर है, इसकी लेंथ ही तो सर्कमफ्रेंस बन गई। तो मतलब आप यहां से निकाल सकते हो 2πr क्या हो जाएगा L, तो आप रेडियस को लिख सकते हो L डिवाइडेड बाई 2π, है ना, लिख सकते हो ना भाई। अब क्या है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, करंट कितना है अगर हम ध्यान से देखेंगे, करंट हमें सवाल में दिया गया है, करंट हमें I लिया गया है ना, करंट कितना है हमारा I, और एरिया को कितना लिख सकते हैं πr²। तो बस डाल दो यहां से BI पाई, r² की जगह आ जाएगा L²/4π², तो यहाँ एक पाई कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा BI और यहां से आ जाएगा L² डिवाइडेड बाय 4π, BI L² डिवाइडेड बाय 4π। क्या ये इसका आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना आसान, देख रहे हो ध्यान से, बिना याद रखना ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला था, बट यार नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है। अगर बोलता 2 टर्न्स बनाए हैं तो अलग आंसर हो जाता, बट यहां एक ही टर्न है, ठीक है ना। आया समझ में अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया ये अच्छे से, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े और क्वेश्चन करते हैं, चलो और सवाल करते हैं, एक से क्या अपना पेट भरेगा, और बहुत सारे सवाल करने हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें बोल रहा है एक चार्ज है Q इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस R विद यूनिफॉर्म स्पीड V, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि सर एक चार्ज, एक तरीके से एक चार्ज ऐसे सर्कल में घूम रहा है, एक Q चार्ज ऐसा सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस ले लिया हमने R इसका रेडियस कितना ले लिया हमने R, एक सर्कल में घूम रहा है, किस स्पीड से घूम रहा है, हमें इसकी स्पीड दे दी, किस स्पीड से घूम रहा है बोलो, स्पीड दे दी हमें V, किस स्पीड से घूम रहा है, स्पीड दे दी V, ठीक है। सो अब अगर आप ध्यान से देखो, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को उसने इस सिंबल से लिखा है, हम भी यही सिंबल यूज कर लेते हैं, वैसे हम कैपिटल M यूज कर रहे थे, कोई बात नहीं सर, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो दी नहीं है ना क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है बोलो, करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ लूप्स, है ना। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ लूप्स इंटू करंट इंटू एरिया, यही फॉर्मूला होता है ना। मैंने I इंटू ए लिखवाया था, बट बाद में नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाता है, क्योंकि अगर 2 टर्न हो गए तो डबल हो जाएगा वो, है ना। तो आपका नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ एक ही है, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्न तो एक ही, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो करंट इंटू एरिया ही बचा। अगर आप ध्यान से देखो, करंट निकालना है और एरिया से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप कहोगे सर पहले करंट निकालो। तो करंट क्या होता है बोलो, जो भी चार्ज मूव कर रहा है, मान लो जो भी यहाँ से चार्ज मूव कर रहा है, जो पूरे एक टाइम में यहाँ से घूमता 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 वापस आ जाए, मतलब टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये बन जाएगा। अब आप कहोगे सर टाइम पीरियड कैसे निकाले, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप इसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr, इसको आप बोल सकते हो डिस्टेंस, जो चार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिवाइडेड बाय स्पीड कर सकते हो ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम होता है, पता है क्यों, अरे ये तो सिंपल है ना, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। हाँ सर, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डाल देते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2πr, और ऊपर आ जाएगा V, तो ये अपना करंट आ गया। बस अब करंट को वहां डाल दो, करंट को वहां डाल दो, करंट कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे, QV डिवाइडेड बाय 2πr, बहुत बढ़िया। एरिया, एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया सर, इतना सिंपल, सर्कल का एरिया πr², ओहो पाई ने पाई को काट दिया, तो यहां से आ गया QV, और एक R भी कट गया नीचे वाला, डिवाइडेड बाय 2, ये अपना आंसर आ गया, QVR डिवाइडेड बाय 2, सिंपल, बहुत आसान है ना। आ गया ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका। ऐसा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आएगा आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आया, तो बस चार्ज की जगह क्या डाल दोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका चार्ज। पर इतना याद रखना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। कितना आ गया इसका, QVR डिवाइडेड बाय 2, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, एन कैप, जो भी डायरेक्शन ऊपर वाली ऊपर लग रहा है। अगर सेम सवाल इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाए, सोचो अगर आपको सेम सवाल इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाए, क्या चीज बदलेगी, बताओ मुझे।
आप कहोगे सर बस फॉर्मूला बदल जाएगा और तो कुछ नहीं, कितना आ जाएगा आप बोलोगे EVR डिवाइडेड बाय 2। बट एक चीज और बदलेगी, वो ये बदलेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा, चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर चार्ज ऐसे घूम रहा है क्योंकि नेगेटिव है तो करंट अपोजिट होगा। एक्चुअली करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ होगा, EVR डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? अगर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, और अगर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज को उल्टा घुमा दोगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को उल्टा घुमा दोगे तो करंट ऐसे आ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आ जाएगा। तो देखो आप कंपेयर भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन से, इसको मैंने कंपेयर करके दिखाया है आपको, कंपेयर करके दिखाया इलेक्ट्रॉन से मैंने। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था उसने, मैंने अपने आप करके दिया है ना आप लोगों को, थोड़ा तो मैं बताऊंगा ही ना साथ साथ, ठीक है ना, आदत है सर, बताते ही हैं साथ साथ, क्वेश्चन करते हैं उसके आसपास की चीजें भी बताते चलते हैं कि ये भी आ सकता है भला, ये भी आ सकता है बेटा, बाबू इसको भी देख लो, बच्चे इसको भी देख लो। आया समझ में? सारी चीजें अच्छे से करनी है हमें, ठीक है। सो मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की कहानी पढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4 नहीं आएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर थर्ड कर लेना बच्चे, है ना, QVR डिवाइड बाय 2। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज। अब ये तो सिंपल है, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं ये, और मान लो इसमें करंट है I1, इसमें I2, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है म्यू0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि R। तो यानी कि अगर आप R बढ़ाओगे तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगा, मतलब आपका जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ऐसे में अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ का अगर आप ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस के साथ, तो ये ऐसे डिक्रीज करेगा। इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हो। क्या बोलते हो इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ ये आएगा, ना तो स्ट्रेट लाइन, ना पैराबोला, ना एलिप्स, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। बट अगर आपसे ग्राफ पूछता, क्वेश्चन बदल के आ सकता है, ध्यान रखना, हो सकता है ग्राफ आता F/L और यहां आता 1/R। अगर 1/R से ग्राफ आता तो आंसर आता स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कब आएगा? जब ग्राफ किससे पूछता? 1/R से। बट यहां ग्राफ किससे पूछा है? R से, तो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं F/L वर्सेस R, ये वाला ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन कब आता बोलो? F/L वर्सेस 1/R। अगर आप इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाते तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला आंसर? इसका आंसर 4th आ गया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, इसको सोचने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है? अ करंट, a circular loop of area 1 centimeter square carrying a current 10 ampere is placed in a magnetic field 0.1 Tesla perpendicular to the plane of the loop। मान लो आपका लूप इस तरीके से पड़ा है ना, और इसमें कुछ करंट जा रहा है, मान लो ऐसे करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है इस प्लेन के, जो ये करंट का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से जा रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है? द टॉर्क ऑन द लूप। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो हमें दे दी है 0.1 टेस्ला। बट आप मैग्नेटिक मोमेंट देखो ध्यान से, कहां है? अगर ऐसे ये घूम रहे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर या फिर नीचे, कैसे भी हो सकता है, ऊपर या नीचे आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन करंट क्लॉक जा रहा है एंटी क्लॉक, तो आपने बोल दिया मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है। अगर आपने एंटी क्लॉक मान लिया तो भी सेम ही चीज है बेटा, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक एंटी क्लॉक जैसे मानना चाहो, नीचे मान लो या ऊपर मान लो, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो थीटा कितना बना रहा है? 0 डिग्री या 180 डिग्री। उस केस में आपका टॉर्क क्या लगता है? जब थीटा आपका 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, उस केस में आपका टॉर्क कैसा लगेगा? 0। याद है ना, टॉर्क 0 180 कुछ भी हो सकता है। मैंने शायद वहां 180 लिखवाया नहीं, बट याद रखना 0 या 180 मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल। 0 पे आपका कैसा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल। 180 पे कैसा होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां भी याद रखना, वहां जैसे था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, बिल्कुल यहां भी, वहां जब थीटा 0 डिग्री होता था टॉर्क 0 होता था, थीटा 180 डिग्री होता था टॉर्क 0 होता था। बट 0 डिग्री पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपका होगा, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, यहां भी आप कह सकते हो सर क्या यहां पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट भी रहेगा? बिल्कुल, आप याद रखना, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो यहां भी आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? सोचो ध्यान से, जैसे वहां लिखते थे P क्रॉस E, यहां म्यू क्रॉस B आप लिख सकते हो।
ठीक है ना। यहां भी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कुछ, यहां से आपकी m क्रॉस b आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी विद अ नेगेटिव साइन, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो। बिल्कुल वैसा ही चलेगा, बस वहां p क्रॉस ई होता था, या m क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। यहां बिल्कुल आप उसकी तरह ही कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, नहीं ना कि 4 ऑप्शन, या मुझे लगता है ऑप्शंस आगे पीछे हो जाते हैं फाइल में। ठीक है, सो आप देख सकते हो इसका आंसर 0 आ जाएगा। राइट, क्लियर। सो बस आज के लेक्चर में मैं यहीं तक डिस्कस करने वाला हूं। आज के लेक्चर में मैंने फोर्स के बारे में कहा, ये सारी चीजें पढ़ी। बस अब जो लास्ट लेक्चर है आपका, कल वाला लेक्चर है, इसमें मैं आप लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने एक बार एमीटर वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, वोल्ट मीटर एमीटर, बट उसमें कई बच्चों ने कहा था कि वो अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बचा के रखा है लास्ट लेक्चर। वहां मैं दोबारा से आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एमीटर वोल्ट मीटर वाले। गैल्वेनोमीटर का पूरा कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा है, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, सो आई विश कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आयो। आई विश कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं, पूरा योगदान दे रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए यहां लेके आता रहूंगा, बट आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, लास्ट मोमेंट तक ये आपका स्ट्रगल है जो आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलूंगा आप लोगों से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून, बाय।